अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद एडे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी। क्लोरोफिल था, वाटर था और कार्बन डाइऑक्साइड था। ये तीनों चीज़ें रिएक्ट कर रही थी और ग्लूकोज बना रही थी। कितनी ATP यूज़ हो रही थी, कितने NADPH यूज़ हो रही थी, लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स किया थे और डार्क रिएक्शन किस तरह होता है। आज हम एक नया पाथवे पढ़ेंगे जिसे C4 साइकिल कहते हैं या हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट रिएक्शन के बाद डायरेक्ट डार्क रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो डार्क रिएक्शन नॉर्मल में जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं वो नॉर्मल केस में होता है। लेकिन अब एक फिनोमेना है जिसे फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब प्लांट में ऑक्सीजन की यानी लीफ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो एंजाइम जो था रूबिस्को वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो वो कार्बोक्सिलेज की तौर पर काम करेगा। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो वो कार्बोक्सिलेज की तौर पर काम करता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो ये ऑक्सीजनेज बन जाता है और एक नया फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है जिससे एक्चुअल फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाती है और उस फिनोमेना को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए प्लांट्स कुछ एडाप्टेशंस करती हैं और एक नया पाथवे स्टार्ट करती हैं जिसे कहते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल का दूसरा नाम हैच एंड स्लैग पाथवे है और ये तकरीबन 19 प्लांट फैमिलीज़ ऐसी हैं जो C4 साइकिल शो करती हैं। और ये प्लांट्स जो हैं जो C4 साइकिल शो करती हैं उनकी अगर एनाटमी को देखा जाए तो वो क्रेन्स एनाटमी शो करती हैं। अब क्रेन्स एनाटमी से मुराद ये जो इनके वास्कुलर बंडल होते हैं, इनके अराउंड सेल्स होते हैं, उनको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। तो इनमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, एक को कहते हैं बंडल शीथ सेल्स और दूसरे जो होते हैं उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। तो नॉर्मल जो लाइट रिएक्शन होता है वो तो मेसोफिल सेल्स में हो जाता है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है वो फिर बंडल शीथ सेल में होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो भी जाए तो वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी दूसरी फॉर्म में फिक्स होके बंडल शीथ सेल्स में चला जाएगा और मेसोफिल सेल्स में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इस पूरे C4 साइकिल को डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरह अगर मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटो रिस्पायरेशन से बच जाएगा और ये चला जाएगा बंडल शीथ सेल के अंदर और नॉर्मल C4 साइकिल शुरू हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। ये ऊपर जो सेल बना हुआ है ये मेसोफिल सेल है और नीचे है वो बंडल शीथ सेल है। लेकिन पहले हम मेसोफिल सेल को समझ लें। ये सबसे ऊपर जो है ये एपिडर्मस है। एपिडर्मस में स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी और नॉर्मल कंडीशन अगर होता तो ये इधर राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट के साथ रिएक्ट करता और C3 साइकिल फिर शुरू हो जाता। लेकिन अब फ़र्ज़ करें इस मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है और वो एंजाइम जो है जो कि C3 साइकिल चलाएगा वो अपनी एक्टिविटी चेंज कर लेता है, ऑक्सीजनेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर फिक्स नहीं होगी और वो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर लेगी और फोटो रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। तो इससे बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इंटर हुई है ये सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H2CO3 बनाएगा। H2CO3 स्प्लिट हो जाएगा HCO3 एंड H+ में। HCO3 जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनोल पायरोवेट के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहेंगे। सबसे पहले जो स्टेबल कंपाउंड बनता है इसमें वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। इसी वजह से इसको कहते हैं C4 साइकिल। और ये जो रिएक्शन होता है ये पेप कार्बोक्सिलेज की मदद से होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है फिर
मैलिक एसिड में। अब ये सेल जो नीचे है ये बंडल शीथ सेल है, वो मैलिक एसिड जो मेसोफिल सेल में बन गया तो वो इधर आ जाएगा बंडल शीथ सेल में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड वापस डिफ्यूज़ कर जाएगा उसी मेसोफिल सेल में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो इधर नॉर्मली RuBP के साथ रिएक्ट करके जो नॉर्मल केल्विन साइकिल होगा वो शुरू हो जाएगा। अब ये एक अच्छा पाथवे है फ़ोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए, लेकिन इस पर भी ख़र्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 18 ATP यूज़ होते हैं और 12 NADPH, लेकिन यहाँ पर फिर ATP की तादाद ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर 30 ATP खर्च होती है टोटल, यानी C4 साइकिल कंप्लीट होने में 30 ATP खर्च होती है और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने में 18 ATPs खर्च होती हैं। तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। अब C4 साइकिल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। C4 साइकिल के बाद फिर हम फ़ोटो रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। ये इतना डिटेल में हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि क्योंकि ज़्यादातर हमें आता है और हमने इससे MCQs बनाने हैं, जिससे कि अहम MCQs होंगे और एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस होंगे, तो वो फिर हम इससे उठाएंगे। अब आते हैं फ़ोटो रिस्पायरेशन की तरफ। तो फ़ोटो रिस्पायरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं, और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो JP डेकर सर थे। फ़ोटो रिस्पायरेशन वो फिनोमेना जिस फिनोमेना में फोटोसिंथेटिक टिश्यू या सेल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ यूँ होता है कि इसमें 3 ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो राइबोब्लास्ट जो एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता है और ऑक्सीजन को 5 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि सून स्प्लिट हो जाता है एक 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसको ग्लाइकोलेट कहते हैं, और एक 3 कार्बन कंपाउंड देता है, उसको कहते हैं PGA। तो वो PGA नॉर्मल C3 साइकिल शुरू कर लेता है, जबकि जो ग्लाइकोलेट है वो आ जाता है पर ऑक्सीसोम्स में। अब पर ऑक्सीसोम में जब ये आ जाता है तो ये चेंज हो जाता है ग्लाइकोजाइलेट में। जब ग्लाइकोजाइलेट में ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है और ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन जो है ये फिर पर ऑक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आइसोमराइजेशन करके सेरीन बना लेता है, लेकिन एक NADH यूज़ होता है, इससे रिलीज़ होता है। इसके बाद ये सेरीन वापस आ जाता है पर ऑक्सीसोम में और ये फिर इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और ये फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइसिन फिर सेरीन में, तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये है कि ऑक्सीजन सबसे पहले जो आया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कम्पीट किया और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो यूरोबिस की थी वो एक्टिवेट हो गई और ये रिएक्ट हुआ, वो 5 कार्बन शुगर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह इसने ले ली, तो इसने वो ग्लूकोज का जो बनना था वो ज़ाया कर दिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी इसने ज़ाया कर दिया। तो फ़ोटो रिस्पायरेशन में ना कोई ATP बनती है ना कोई NADPH बनता है और इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है यानी ज़ाया हो जाता है, और इसी जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो ATP को भी खारिज कर लेता है। तो ये एक नुकसानदा प्रोसेस है प्लांट्स के लिए। तो यही तक था हमारा फ़ोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस और आज का लेक्चर भी यही तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।